नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है संघ पर दिग्विजय वाणी, कांग्रेस की पुरानी कहानी। तो एक टिप्पणी जो संघ प्रमुख की सामने आती है कि रजिस्ट्रेशन तो हिंदू धर्म का भी नहीं है और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जो राजनीति में अपने गुरु अर्जुन सिंह जी के एक बड़े काबिल शिष्य के तौर पर देखे जाते हैं और ठीक अपने गुरु की तरह दिग्विजय सिंह जी ने भी संघ पर यानी आरएसएस पर निशाना साधने का कोई भी मौका कभी छोड़ा नहीं। अब ये कितना बड़ा विषय है और दिग्विजय सिंह जी की क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि सनातन को संघ से जोड़ देना ये सनातन का अपमान है और जाहिर तौर पर इसके पीछे मुख्य कहानी, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बयान दिग्विजय सिंह जी की तरफ से ही सामने आते हैं। कांग्रेस के और भी सीनियर लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति के ककहरे को समझते नहीं हैं, लेकिन संघ पर जब भी किसी बयान को फ्रंट पर लीड करने की बात होती है तो दिग्विजय सिंह सबसे आगे नजर आते हैं और कारण साफ है कि वो इस लीगेसी को जो उन्होंने गुरुजी से ली है, अर्जुन सिंह जी से, उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसके पीछे ये भी माना जाता है कि जो नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व है, ऐसा माना जाता है, हमें नहीं पता कितनी सत्यता है, कि संघ पर जब भी प्रहार होता है तो ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है ये उसको प्रसन्न करता है या उनकी सोच इस तरह की है, ऐसा माना जाता है, एक पॉपुलर थॉट है। बहरहाल इसके तमाम पहलुओं को देखते समझते हुए आज इसी पर हम डिबेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। We need not register. Many things are there which are not registered. Even Hindu Dharma is not registered. बेंगलुरु में आरएसएस के शताब्दी वर्ष व्याख्यान श्रृंखला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। भागवत ने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं ताकि भारत समृद्ध और मजबूत बने। संघ के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं, हिंदू धर्म भी नहीं। All this is not without recognition. Legally, factually, we are an organization. We are not unconstitutional. We are within that constitution. Our status, legal status is within that constitution. So we need not register. Many things are there which are not registered. Even Hindu Dharma is not registered. संघ प्रमुख के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भागवत जी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। हजारों साल पुरानी परंपरा की तुलना 100 साल पुराने संगठन से वो कैसे कर सकते हैं। उन्होंने संघ प्रमुख से देश से माफी मांगने की बात कही। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की फंडिंग और टैक्स छूट पर भी सवाल उठाए। मुझे घोर आपत्ति है और मैं निंदा करता हूं मोहन भागवत जी की, जो उन्होंने हिंदू धर्म सनातनी परंपराओं को हजारों साल से जो चल रहे हैं 100 साल के एक ये अनरजिस्टर्ड संगठन के साथ वो अपनी उसकी तुलना कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, आपने सनातन धर्म का अपमान किया है। मैं एक सनातनी हिंदू के नाते आपकी घोर निंदा करता हूं जो आपने सनातन धर्म को पंजीकृत होने का आपने वचन दिया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते हैं। सारंग ने कहा कि जो व्यक्ति जाकिर नाइक की तारीफ करता है, आतंकवादियों का बचाव करता है, उसको सनातन पर बोलने का हक नहीं है। सनातन और हिंदू के खिलाफ, सनातन दर्शन के खिलाफ वो बयान देते हैं जिसके देने के बाद 10 जनपद पर उनकी दुकान चलती रहे। कि दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करते हैं, ये जांच का विषय है कि उनमें ऐसा क्या परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सोच की टकराहट का है। दिग्विजय सिंह का आरएसएस विरोध नया नहीं है, ये कांग्रेस के डीएनए में दशकों से दिखता रहा है। हर दौर में संघ और कांग्रेस आमने सामने रही हैं।
दिग्विजय सिंह लगातार संघ को लेकर मुखर रहे हैं। कई बार उनके बयान पार्टी को मुश्किल में भी डालते रहे हैं, लेकिन सालों से यही दिग्विजय सिंह का सियासी स्टाइल रहा है। कुल मिलाकर संघ पर दिग्विजय की वाणी ने कांग्रेस की पुरानी कहानी फिर से सामने रख दी है। तो आपने देखा कि पूरा मसला क्या है, और रजिस्टर्ड होने का जो विषय अक्सर उठता है कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके पीछे भी एक सोच और एक दृष्टि है जो संघ की तरफ से सामने आती है। लेकिन पहले हमारे सवाल देखिए, दिग्विजय सिंह के निशाने पर हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों रहता है? संघ प्रमुख का बयान संगठन के नजरिए से जुड़ा था या धार्मिक भावना से? आरएसएस का विरोध करके कांग्रेस हिंदू वोट बैंक से दूर तो नहीं हो रही है? क्योंकि राजनीति है तो ये प्रश्न उठते हैं, उठेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्टूडियो में मेरे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है उनका। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगी बीजेपी की युवा नेता और ओबीसी कल्याण आयोग की मेंबर मौसम बिसेन, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और संघ संबंधी विषयों के जानकार विश्लेषक दीपक शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए उनकी तरफ सबसे पहले मैं उन्हीं की तरफ चलूँगा। दीपक जी, थोड़ा सा हमको समझाइए, जितना मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया, संघ के पदाधिकारियों से जब भी चर्चा हुई तो उनका कहना था कि संघ की पंजीयन न कराने की प्रवृत्ति के पीछे ये था कि जब ये अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा और जब संघ के कर्ता धर्ताओं को ये प्रतीत होगा कि अब संघ की आवश्यकता नहीं है तो इसको विलीन कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और ये भी एक कारण था कि पंजीयन के बाद कई बार महत्वाकांक्षाएं पनपती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक सोच थी। पहले तो यही बड़ा प्रश्न है कि पंजीयन क्यों नहीं? जी। ये आपने कहा कि आप समझना चाहते हैं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को सब पता है। देश में जब संघ का गठन हुआ 1925, तब अंग्रेजों की सरकार थी। संघ अंग्रेजों की सरकार के समय अंग्रेजी काल में अपने आप को पंजीयित क्यों करता, ये उसका विरोध था। और उसके बाद 47 में आने के बाद ऐसा आवश्यक नहीं लगा। देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका पंजीयन आवश्यक नहीं है। तो ये कहना कि पंजीयन के कारण क्या दिक्कतें हैं और धन आता है तो कहाँ जाता है, ये उनके द्वारा चीज़ों को अलग दिशा देने का प्रयास होता है। संघ हिंदू समाज का संगठन करता है। जिस दिन पूरा समाज संगठित हो जाएगा, संघ उसमें विलीन हो जाएगा। संघ का कोई ऐसा कोई कार्य नहीं है। दूसरा, जहाँ तक वैधानिक स्थितियाँ हैं उसमें तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जो है लोगों का समूह, इसकी वैधानिक मान्यता है, इनकम टैक्स में मान्यता है, कंपनी लॉज में मान्यता है। जहां जहां आवश्यक होती है उस प्रकार की रिपोर्ट जाती हैं। संघ के हर अकाउंट्स का ऑडिट होता है। पर ये इस सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य ये पूछना नहीं है, ये बताना नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार के आरोप लगा के एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी विश्वास जी ने बहुत अच्छा कहा कि वो 10 जनपद के लिए, अपने सोनिया जी के परिवार के लिए, राहुल गांधी के निकट के लिए हमेशा संघ पर प्रहार करते हैं। मुझे बताइए, आज की जो तारीख है इसमें सबसे बड़ा लाल किले पर एक हमला हुआ, लाल किले पर एक विस्फोट हुआ, वो आतंकवादी घटना है। दिग्विजय सिंह ने इसमें कुछ बोला क्या? वो बोलते क्या है? भगवा आतंकवाद। अब भगवा यदि शब्द सनातन का है, उसको तुम आप आतंकवाद बताते हो, तब आपको सनातन का विरोध नहीं दिखता। तो दिग्विजय सिंह जी डेलिबरेटली, जानबूझ के इस प्रकार का काम करते हैं और ये कांग्रेस के अंदर उनको एक ये संघ की बीट दी हुई है, वो इस प्रकार की बातें वहां करें। कुल मिला के ये पहली बार नहीं है ना, आपने तो अर्जुन सिंह जी से उनको जोड़ा है और अनेकों बार ऐसे विषय आए हैं। वो अजीज बर्नी की पुस्तक है, उसका विमोचन किया। अब आप इतने बड़े हमले के, बॉम्बे के ऊपर जो हमला हुआ, आतंकवादी घटना हुई, उसमें संघ का हाथ, संघ की साजिश, उसकी पुस्तक, उसका विमोचन दिग्विजय सिंह जी करेंगे। तो दिग्विजय सिंह जी ने पूरे देश में हिंदुओं का, सनातन का विरोध का कांग्रेस के अंदर का एक ठेका जैसा ले रखा है। उनको ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, वो सारी चीजों की जानकारी होते हुए भी, और अल्पत्व इससे उनको नुकसान हो रहा है, उनको, उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। देश को विभाजन करने की जितनी सारी चीजें होती हैं, वो सारा काम दिग्विजय सिंह जी ने करना है। भूपेंद्र जी, आपने सुनी बात, संघ के जानकार विश्लेषक दीपक जी की बात सुनी, किस तरह देखते हैं आप? जी।
देखिए, ये बातें आधी अधूरी हैं और केवल जो है रक्षात्मक तर्क हैं ये। अगर मान लीजिए कि अपरिहार्य नहीं था रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, तो संघ ने जो है लिखकर क्यों दिया, सरकार को आश्वासन दिया है लिखित में कि हम पंजीकरण कराएंगे और हमारी जो है सदस्यों की पूरी सूची और पंजीकरण सरकार को सूचित करेंगे। पहला जो इनके खिलाफ जो इन्हें प्रतिबंधित किया गया था, वो प्रतिबंध इसी आधार पर हटाया गया था। ये दीपक जी को बताना चाहिए कि ये मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। आपने लिखित आश्वासन दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रिटिश शासनकाल में, ये एक रक्षात्मक थ्योरी है, ब्रिटिश शासनकाल में जो जितने लोग धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, वो सारी संस्थाएं ब्रिटिश काल में रजिस्टर्ड हुई हैं। आर्य समाज कब रजिस्टर्ड हुआ है? ये ब्रिटिश काल में रजिस्टर हुए हैं। आपके जो है हिंदू महासभा कब रजिस्टर हुई है? ये उसी समय रजिस्टर हुई है, ब्रिटिश काल में रजिस्टर हुई है। गुरुद्वारा जो है काय से संचालित होता है, गुरुद्वारा कानून वो भी तब भी जो है वो भी ब्रिटिश काल में बना है। किसी चीज़ की लीगलिटी को केवल हम इस आधार पर जो है, जब अंग्रेज़ों से साथ रहने में, अंग्रेज़ों के लिए सेनाओं में भर्ती कराने में जब दिक्कत नहीं थी जिन संगठनों को, उनको जो है केवल रजिस्ट्रेशन कराने में क्यों दिक्कत थी, इसका प्रश्न का ये है। और ये सारे सवाल 100 साल से उठ रहे हैं, ये कोई आज के सवाल नहीं है। तो आपने जो है अभी जवाब आप उनका देना चाहते हैं तो सही जवाब दें। एक दूसरी चीज़, सही जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं तो पहले तो भागवत जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब इंडिविजुअल्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लाखों कार्यकर्ताओं को चुनाव में कैसे भेजते हैं? अखबार में छपवाते हैं, खबरें छपवाते हैं कि जो है गांव-गांव, चप्पे-चप्पे पर संघ के कार्यकर्ता पहुंच गए चुनाव में काम करने के लिए। तो ये जो विरोधाभास है, इन विरोधाभासों के जवाब आपके सामने से आना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई संस्था धर्म नहीं हो सकती है, उसकी ठेकेदार भी नहीं हो सकती है। आप कैसे एक संस्था कैसे धर्म हो गई, इसका जवाब आपको स्वयं सारे हिंदुओं को, अपने जो है सारे सनातन प्रेमियों के दिमाग से, उनकी जो है भावना से निकलना चाहिए। बहुत से आरएसएस के कार्यकर्ता भी ये सोचते होंगे कि ये दोनों चीज़ें एक सी कैसे हैं। तो इनके जवाब दीजिए, जवाब ढूंढिए और पारदर्शी रूप से जो है देश के सामने आइए। कोई बुराई थोड़ी, आप भी इस देश के नागरिक हैं, तो आप जो है पारदर्शी रूप से जो है देश के नेतृत्व में शामिल होइए, मुख्य धारा में आइए। छुप के क्यों करते हैं काम? मौसम जी, आपने सुनी भूपेंद्र जी की बात और उसके पहले दीपक शर्मा जी की बात, क्या कहेंगी आप बीजेपी की तरफ से? देखिए, हम सब जानते हैं पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से काम करके दिखाया है, और हम कह सकते हैं कि जिस की बात की चर्चा के साथ हम है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाया, और अभी भूपेंद्र जी भी, आदरणीय भूपेंद्र जी भी इस बात को कह रहे हैं। एक तो भारत का संविधान इस बात का अधिकार देता है कि इस प्रकार की संस्था की कितनी आवश्यकता है पंजीयन में। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर सनातन के विचारों को वाकई धरातल पर उतारते हुए व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और उनके नेतृत्व को इसमें भगवा आतंकवाद दिखता है। जिन विचारों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है, हम कह सकते हैं कि कहीं आपदा आती है, चाहे केरल में बाढ़ आए, चाहे कहीं अलग संकट आए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता जाकर खड़ा होता है। इस बात पे कौन सा तकलीफ कांग्रेस के लोगों को होना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं इन 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कर्तव्य बोध के कारण, अपने अनुशासन, अपने समर्पण, सेवा और संकल्प के साथ आज भारत के हर कोने कोने सहित विश्व में भी अपना स्थान पा चुका है। और कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सदैव लोगों को तोड़ने की, अनेक अनेक तरीके से इस देश को तोड़ने की राजनीति की है, और हमारे संगठनों ने इस देश को जोड़ते हुए व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के भाव के साथ काम किया है। दीपक जी, आपने सुनी बात, भूपेंद्र जी के कुछ प्रश्न उठाए हैं उन्होंने कि पंजीयन के लिए आपकी तरफ से कहा गया था, कोई अंडरटेकिंग दी गई थी, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और दूसरा, थोड़ा सा मेरी भी जिज्ञासा थोड़ी सी ये है कि क्या दुनिया का कोई भी रिलीजन पंजीकृत है क्या, भारत में भी और भारत के बाहर भी? इस पर अगर आप कुछ विद्वता से प्रकाश डाल पाएंगे तो वो भी बताइएगा जी। शरद जी, देखिए ऐसा है,
संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, उसके एक पूरे आयोजन हो रहे हैं। उसमें पूरे जन सामान्य के लिए संघ प्रमुख स्वयं 2-2, 3-3 दिन का वार्तालाप कर रहे हैं। देश के गणमान्य लोग उसमें आ रहे हैं, कोई उसमें संघ के स्वयंसेवक नहीं आते। दिल्ली में ये हुआ, अभी 8 और 9 नवंबर को बेंगलोर में हुआ, कलकत्ता में होना है और बम्बई में होना है। तो संघ से संबंधित जितने भी विचार समाज को हैं, लोगों को हैं, वो सब वहाँ पूछते हैं, वो उसका उत्तर देते हैं। उन्होंने उसी फ्लो में कहा कि इवन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जिनका पंजीयन नहीं होता, इवन हिंदू धर्म का भी नहीं। तो ये जो एक बोलने का एक क्रम है, ये ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अपने देश में हैं, कानूनन उन पर बाध्यता नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये एक समूह है, होता है, तो ये नियम के अनुसार है, इसका कोई विवाद से कोई कारण नहीं बनता। ये अज्ञानता का विषय, जिसको हम उसका बार बार उसको हम राजनीतिक रंग देते हैं। संघ के बारे में यदि कुछ करना है तो संघ की प्रतिस्पर्धा करने में संघ को अपने आप से ही करना है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है साथ में। और जो ये सोचते हैं कि प्रचार में जाते हैं, यहाँ आते हैं, संघ के लोग पहुंच गए, तो संघ के स्वयंसेवक तो हर काम करते हैं। इतने सारे संगठन हैं, सारे पंजीकृत हैं, और वो उनकी अकेली ये स्थिति नहीं है। दुनिया के नंबर 1 के ऑर्गेनाइजेशन है जो संघ के स्वयंसेवकों ने निकाले से बन के निकले। विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक विद्यार्थियों के बीच का संगठन है। मजदूर संघ है, इवन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वयंसेवक तो जहां जाएगा वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, संघ का काम बिल्कुल सीमित है। तो संघ का विचार है वो हिंदुत्व का विचार है, वो सनातन का विचार है। और आपने कहा कि सारे धर्म जो हैं उनका पंजीयन आवश्यक निश्चित रूप से नहीं है, पर हाँ उसकी कोई बॉडी यदि वो बनाते हैं, उसकी कोई संपत्ति वो क्रिएट करते हैं, तो उसकी रचना उनको करना पड़ती होगी, करते ही हैं। संघ के भी इस प्रकार के जितने भी प्रकल्प चलते हैं, उसमें यदि से कोई कार्यालय है तो वो कोई केशव स्मारक समिति है, तो वो सारी समितियां ना केवल रजिस्टर्ड हैं, उनका ऑडिट होता है, उनकी रिटर्न्स जाती हैं, और वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बार बार इस बात को कहने से इन विषयों को उठाए रखते हैं। एक अच्छी एक रजिस्टर्ड संस्था नेहरू जी ने बनाई थी 1938 में, एसोसिएट प्रेस जर्नल। आज स्थिति उसकी क्या है, एक रजिस्टर्ड करने के बाद आपने उसमें आर्थिक जालसाजी करी, कोर्ट में केस चल रहा है, जमानत पे पूरा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये जालसाजी करी। आपने खुद ने इस प्रकार के काम करते हैं और दूसरों पे उंगली उठाते हैं। कुल मिला के चीजों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक प्लेटफॉर्म पे समझने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह जी ने अनावश्यक रूप से हमेशा, अच्छा ये बात भी जरूरी, कभी ना कभी थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ विषय जब तक नहीं उठाएंगे तो उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जनता ने तो उनको राजगढ़ से समाप्त कर दिया। भोपाल से जिस भगवा आतंकवाद की वगैरह थे, वो भगवा के कपड़े पहनने वाली एक साध्वी जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, सर्वाधिक वोटों से हरा दिया। तो दिग्विजय सिंह जी की वैचारिकता का तो कोई कारण ही नहीं है। अब वो एक प्रासंगिकता खोज में लगे रहते हैं, जब भी कुछ मौका लगता है उस पर बोल देते हैं। ये इतने वरिष्ठ राजनेता को इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा जब ये आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू होता है, जहाँ से भी शुरू किया जाए, वहाँ से चीज़ें एक अलग टर्न ले लेती हैं। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, संघ के एक बेहद वरिष्ठ पदाधिकारी से जब हमने चर्चा में पूछा, ये करीब 15-20 वर्ष पहले की बात होगी, हमने उनसे पूछा कि पत्रकारों का एक समूह था कि अगर राम मंदिर सोनिया जी इनिशिएट करती हैं, राहुल जी इनिशिएट करते हैं कि वो बने, तो संघ का क्या रुख होगा। तो वो जो बहुत महत्वपूर्ण ओहदेदार रहे संघ के, उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे, ये आपकी दृष्टि है, आप ऐसा सोचते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ खड़े दिखते हैं। हम हर उस विचार के साथ खड़े हैं जो देश के साथ है, जो हिंदुत्व की सोच के साथ है। फिर हमने उनसे ये भी पूछा कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर आपसे जुड़ना चाहे, तो उन्होंने कहा वो उस राजनीतिक दल का सदस्य होते हुए भी हमसे जुड़ सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बशर्ते वो संघ की रीति नीति और दर्शन से इत्तेफाक रखे। सर ये ठीक बात है? जी एक छोटी टिप्पणी। निश्चित रूप से ठीक बात है, और मैं तो और उसके आगे जाके बात करता हूं। आप तो राजनीतिक दल की बात करते हैं। संघ प्रमुख ने अभी परसों कहा है कि संघ तो अपनी तरफ से स्वयं ईसाई धर्मगुरुओं से बात कर रहा है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात कर रहा है। कुल मिला के देश और दुनिया में जो मानवता के ऊपर संकट आ रहा है, उसका यदि कहीं कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है तो भारतीय जीवन पद्धति दे सकती है, सनातन जीवन पद्धति दे सकती है। और अनफॉर्चुनेटली हमको गर्व है कि हम इसके संवाहक हैं। हमसे मतलब संघ के कार्यकर्ता और सारा हिंदू समाज उसका संवाहक है। तो ये कोई लिमिटेड मामला नहीं है। मैं तो एक और उदाहरण देता हूँ। संघ के उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको उस कार्य से मुक्त करा, और वो विवेकानंद जी के जो केंद्र बना कन्याकुमारी में,
उसका उनको संकल्प दिया गया। वो उस समय के सारे सांसदों से मिले, किसी भी दल का हो, और सबसे उन्होंने उसके लिए सहयोग मांगा। ना केवल आर्थिक सहयोग सबने दिया भी, तो संघ तो अपनी तरफ से सारे देश के लोगों के लिए काम करता है, राजनीतिक दल उसका एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। भूपेन जी, इसमें क्या कांग्रेस को या दिग्विजय सिंह जी को लगता है कि सनातन का क्या अपमान हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सहज रूप से एक तर्क या लाइटर वेन में कही गई बात हो कि क्योंकि वो शायद अगर किसी और धर्म का नाम लेते जिस धर्म के वो अनुयायी नहीं है, तो एक दूसरा विवाद खड़ा हो जाता कि साहब ये धर्म रजिस्टर नहीं है, ऐसा क्यों बोला, ये तो इनका धर्म भी नहीं है, इस धर्म के लिए क्यों कहा उन्होंने? तो इसमें क्या कांग्रेस कैसे जस्टिफाई करती है कि सनातन धर्म का बड़ा अपमान हो गया? अगर आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं तो भागवत जी कह दें कि उन्होंने लाइटर मोड में बोला था, उन्हें कौन रोक रहा है कहने से? वो कह सकते हैं कि हमने लाइट, जो दीपक जी कह रहे हैं कि उन्होंने लाइटर मोड में ये बात बोली है, तो लाइटर वो देश को बता दें कि हमने लाइटर मोड में बोली, बात खत्म हो जाएगी। मैंने लाइटर मोड नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा, मेरी बात हो जाएगी, मैं कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देश में ऐसा कोई संगठन जो इन क्षेत्रों में, क्या रामकृष्ण मिशन रजिस्टर्ड नहीं है? ये सब उसी समय रजिस्टर हुए, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, क्या जो है आपके आर्य समाज से लेके सारे लोग। क्यों? क्योंकि जो है जब देश के कानून के अंतर्गत जब आपके पास पैसा आता है, आप कोई कार्य करते हैं, लाखों लोगों से चंदा लेते हैं या दान लेते हैं, उसका हिसाब किताब देश की जो है सरकार जो है रखने की करती है कोशिश, सारे संगठनों के पास है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी भी हिसाब किताब देती है, तब एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा है जो इससे बचता है। तो उसका कारण भी तो आप बताइए, क्यों बचते हैं आप देश से? आप जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन इस देश में जो है, ऐसा कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जाइए, जैनों के चैत्यालय भी रजिस्टर्ड हैं, आप जो है बौद्धों की संस्थाएं भी रजिस्टर्ड हैं, सब रजिस्टर्ड हैं, और वो अपना हिसाब किताब इस देश के सामने, कमी बेसी जो भी होती है वो त्रुटि उसमें, लेकिन उसके बाद भी वो देश के सामने रखते हैं। आप भी रखिए। आप जो है एक कहना चाहिए कि सुपर एंटिटी बनने की जो आपकी चेष्टा है वो क्यों है? आप देश के लिए काम कर रहे हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जवाब देता हूं। तो आप जो है जब देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश के जो नियमों के अंतर्गत काम करने में आपको असुविधा क्या है? ये बात है। आप बार बार आप कहते हैं कि आप सांस्कृतिक संगठन है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप जो है दौड़ के राजनीति के लिए काम करते हैं, ये भी बात स्पष्ट है, खुद ही आप बयान देते हैं। आपके जो है संघ के नेता लोग जो है छपवाते हैं अखबारों में कि उन्होंने क्लास ली, उन्होंने उन्होंने जो है मंत्रियों की क्लास ले ली, तो फिर ये सब चीजें जो सब सामने हैं, संघ से जुड़े विषयों को समझते बाहर आना चाहिए ना। दीपक जी, कांग्रेस का ये भी अभिमत प्रतीत होता है कि रजिस्टर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ऐसा कहा, ये मैं उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं कि रजिस्टर्ड संस्थाएं अधिक जवाबदेह होती हैं, उनमें करप्शन नहीं होता है, वो संविधान के निर्णय का पालन करती हैं, और संघ चूंकि ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इन सारी चीजों का उल्लंघन कर रहा है। जी, और दूसरी आपत्ति है कि आप पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों देते हैं? जी शरद जी, वो रजिस्टर्ड संस्था को दौरान मैंने नेशनल हेराल्ड के रूप में बताई थी आपको, रजिस्टर्ड होने से कोई ईमानदारी का तमगा नहीं लगता। मैंने ईमानदारी की चर्चा नहीं की, माफ करिए दीपक जी, मैंने चर्चा ये की कि जो नियमानुकूल चीजें, मैं कांग्रेस के अंदर निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे ये मुझ पे चस्पा ना करें, मैं आपको कांग्रेस में समझदार कहा पहले ही, ये जो है शरद जी का बयान है, मेरा नहीं करते हुए कहा कि आपका अभिमत नहीं है। जी 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 भूपेन जी, आप बहुत समझदार हैं और आप ये सारी प्रक्रियाएं जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन की मान्यता है। देश के अंदर हर संस्था को पंजीयन करना आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, नंबर एक। ये मतलब इसको लिखा जाए। हाँ, जहां तक सवाल है इनकम टैक्स और बाकी कानूनी उसकी मान्यताओं की, वो सारी वैधानिक मान्यताएं संघ के पास हैं। संघ अपना ऑडिट कराता है, अपने सारे रिकॉर्ड्स का सबमिशन करता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, किसी को बताने के लिए ईमानदार होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इस सब विवादों से कुछ हल नहीं होने वाला। इस प्रकार से कोई ट्रांसपेरेंसी का विषय आता नहीं, कि कहने की बात है। और जहां तक संघ के कार्यकर्ताओं का सवाल है, स्वयंसेवकों का सवाल है, तो वो तो सर्व क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं जो संघ की शाखाओं में गए, तो भाई इसको तो अपने रूप में। जी
जी जी बिल्कुल दीपक जी, कुछ तो बातें हैं इस दृष्टि से मुझे लगता है जी जी बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए आप जी। संघ पर यदि कभी भी कुछ करना है तो संघ के विचार पे बात करिए, संघ की कार्यप्रणाली पे बात करिए। ये ओछे हरकत, हल्के आरोप लगाना, आतंकवाद, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है और इससे नुकसान होना है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आखिर आतंकवाद आपके मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था, आखिर धर्म कांग्रेस ने नहीं कहा। और संगठनों को लेकर जो बातें कई बार उठती हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है, कोई भी संगठन हो, कांग्रेस हो, अगर वो 140-45 साल पार्टी है तो वो अपने कार्यों की वजह से आज भी चुनावी मैदान में है, या लोग भले ही उसकी, मैं नहीं कहता लोकप्रियता कम है, ज़्यादा हुई है, लेकिन वो आज भी अपने वजूद को कायम रखे हुए। संघ अगर 100 वर्षों से अपने वजूद के साथ आज भी खड़ा है तो आप खारिज नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन हो, संघ हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो जो 1980 में बीजेपी बनी, उसके पहले जनसंघ थी। सबका अपना अतीत है, सबका अपना इतिहास है, और क्यों ना इनको एक समेकित रूप में हम देखें, एक इंक्लूसिव रूप में देखें। सबके विचार भिन्न हैं, सबकी सोच और दृष्टि पर आलोचक और समीक्षक प्रश्न खड़े करते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर खड़े करती है, संघ पर करती है। संघ और बीजेपी को भी संविधान सम्मत अधिकार है कि वो कांग्रेस पर करे, वामपंथी पर करे, आरजेडी पर करे, समाजवादी पार्टी पर करे। लेकिन ये जब सिरे नुकीले होने लगते हैं, चुभने लगते हैं, गलत बयानी होने लगती है, तो फिर हताशा होती है कि आप चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर इन मसलों पर उलझ कर रह जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अटक नहीं जाएंगे क्या? ये आगे बढ़ने का समय है और यहां खूब हम संघर्ष करें, खूब लड़ें, विचारजन्य लड़ें, विचारों की ऐसी लड़ाई लड़ें कि आनंद आ जाए, लेकिन इसमें एक दूसरे के पैर पकड़कर पीछे ना खींचें। इसका ध्यान हमारे राजनीतिक दल भी रखें और अराजनीतिक संगठन भी रखें, क्योंकि ये हम सबका समवेत दायित्व है, मिला जुला दायित्व। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन प्राइम मेट्रो। नमस्कार।